सम्माननीय स्वर्ण गैरिक ध्वजराज, आज के अपने इस कार्यक्रम में अपने इस मंच की गरिमा और शोभा को बढ़ाते हुए अपने इस मंच के अध्यक्षता कर रहे ऐसे सम्माननीय डॉक्टर दुबे जी, अपने इस विभाग के माननीय संघचालक मान्यवर विजय जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने इस ग्वालियर महानगर से पधारे हुए श्रद्धेय संघ प्रेमी सज्जन वृंद, एवं वंदनीय मातृशक्ति भगिनी और उपस्थित स्वयंसेवक बंधुओं, ऐसा सारा कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का सार्वजनिक प्रात्यक्षिक और बाद में अध्यक्षता के नाते दुबे जी ने जो बात कही तो मैंने कहा कि अब बोलने के लिए कुछ रखा नहीं है आपने। वास्तव में गागर में सागर भरकर कुल मिलाकर जो हमारे कार्यक्रम का हेतु है वो हम सबके ध्यान में आ गया, परंतु फिर भी परंपरा के अंतर्गत और कुछ बोलने की बात रहेगी, इसलिए संक्षेप में मैं कुछ बातों का स्मरण कराने का प्रयत्न करूंगा। अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसको आज समाज जीवन में काम करते हुए एक 10 दशक की यात्रा वो पूर्ण करने की अवस्था में आ गया। एक 2 वर्षों में हमारे संघ के काम को चलते हुए 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। 27 सितंबर 1925 विजयादशमी का दिन संघ गंगा इस धरती पर अवतरित हुई। इस संघ गंगा को भारत की इस धरती पर अवतीर्ण कराने वाले उस भागीरथ का नाम था, उस आधुनिक भागीरथ का नाम था डॉक्टर हेडगेवार। डॉक्टर हेडगेवार ये संघ स्थापना के एक महत्वपूर्ण घटक इस प्रकार से बनकर हम सबके को दिशा देने का काम एक प्रकार से कर रहे हैं। देश की परिस्थितियों में उस समय डॉक्टर का जन्म मतलब केशव का जन्म और डॉक्टर हेडगेवार के जीवन में जो कुछ घटनाएं हैं उन घटनाओं को देखने के बाद ध्यान में आता है कि उस समय की परिस्थिति के आधार पर जैसा देश में अंग्रेजों का साम्राज्य था उससे लड़ने के लिए, अपने राज्य की प्रतिस्थापना के लिए डॉक्टर जी का तारुण्य इस काम के लिए लगा। क्योंकि कलकत्ता ये क्रांति का बड़ा केंद्र था और इसलिए पढ़ने के नाते, पढ़ने के बहाने वो कलकत्ता वहां पर पहुंचते। क्रांति का काम केवल एक जगह करने से नहीं होने वाला है, सारे देश में क्रांति का काम होना चाहिए, केवल बंगाल में नहीं तो महाराष्ट्र में भी होना चाहिए, इसीलिए वो कलकत्ता गए। नागपुर में रहकर भी पढ़ाई कर सकते थे और बहुत अगर बाहर जाकर पढ़ना है तो वो मुंबई में जाकर भी पढ़ सकते थे। भाषा की भी समस्या नहीं आती, रहने की समस्या भी नहीं आती, परंतु अभावों में, कष्टों में, विभिन्न प्रकार की समस्याओं में भी उन्होंने कलकत्ता क्यों चुना? क्योंकि कलकत्ता ये क्रांति का बड़ा केंद्र था और शीघ्र ही वो वहां पर क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए।
अंग्रेजों की रिपोर्ट के अनुसार ध्यान में आता है कि डॉक्टर हेडगेवार का और जो कोड नेम वहां पर चलता था वो कोकेन नाम चलता था, और विभिन्न प्रकार की घटनाओं में डॉक्टर हेडगेवार क्रांति के कार्य में सक्रिय थे। संभवतः राजगुरु के फरारी के समय भी राजगुरु को सुरक्षित रखने का काम ये डॉक्टर हेडगेवार जी ने किया। बाद में कांग्रेस में भी काम किया। विभिन्न प्रकार के सभी सामाजिक इस प्रकार के कार्यक्रमों में डॉक्टर जी की भूमिका है। परंतु इस सब के चलते डॉक्टर जी ने कुल मिलाकर अपने समाज का भी अध्ययन किया, और सारे बातों को ध्यान में अध्ययन करने के बाद जो बात ध्यान में आई कि हम इस सब प्रकार की परिस्थिति का अगर कोई कारण है तो वह हमारा हिंदू समाज, बाहर के आता ही बाहर के आक्रमण करता, बाहर से हम पर आशासन करने के लिए आए हुए आक्रांता, वो बहुत कोई पराक्रमी बुद्धिमान बहुत क्षमतावान नहीं, तो हम अपनी कमजोरियों के कारण और हमारे देश का ये परिस्थिति हुआ है। जैसे बुखार हमको आता है तो बुखार इसलिए आता है कि शरीर का कहीं न कहीं लड़ने की जो क्षमता वाले जीवाणु है वो ताकत उनकी कम हो जाती है, और इसीलिए शरीर मजबूत रहेगा तो बीमारी आक्रमण नहीं कर सकेगी। शरीर में कमजोरी है तो बीमारी आक्रमण करती है। जैसा ये व्यक्ति पर बात स्थापित होती है ऐसी ही बात देश और समाज पर भी स्थापित होती है, और इसलिए डॉक्टर हेडगेवार ने कुल मिलाकर जो काम विशेष किया, देश के लिए काम करना, देश के लिए लड़ना, देश के लिए बलिदान हो जाना, ये हमारे देश का इतिहास ही रहा। परंतु डॉक्टर हेडगेवार ने समाज के अपने इस रोग को पहचानकर समाज में किन गुणों की आवश्यकता है, समाज होना कैसे चाहिए, इसके लिए जो डॉक्टर जी ने बड़ा प्रयास किया वो हमारी संघ की शाखा है। ये संघ की शाखा अपने संघ के काम में अपने कार्य पद्धति का एक अभिनव इस प्रकार का एक हमारा तंत्र है, और यही डॉक्टर हेडगेवार की विशेषता है। कुल मिलाकर समाज कैसा होना चाहिए, ऐसा समाज बनाने के लिए जो उपकरण डॉक्टर जी ने खोजा वो हमारी संघ की शाखा है। अभी हम सब ने यहाँ पर संघ की शाखा में होने वाले छोटे छोटे कार्यक्रमों का कुछ झलकियों को यहाँ पर हमने देखने का प्रयत्न किया। तो यहाँ पर समता भी हुई, यहाँ पर नियुद्ध भी हुआ, यहाँ पर दंड भी हुआ, यहाँ पर मलखंब भी हुआ, और भी ऐसे 2-4 कार्यक्रम है। देखने में बहुत सामान्य साधारण सा लगने वाला, परंतु इन सब कार्यक्रमों के पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक है, और इसीलिए संघ शाखा में आने वाला व्यक्ति इस सब प्रकार के कार्यक्रमों को करते करते उसमें विशेष प्रकार के गुणों का निर्माण होता है। एक लंबे समय की दासता का परिणाम ये था, एक लंबे समय के विदेशी आक्रांताओं के कारण हमारे समाज की स्थिति क्या हुई थी, तो हमारे समाज में एक अकेलेपन की जोंक जो है इसने समाज को पकड़ लिया। नागपुर की एक घटना ध्यान में आती है, एक बड़ी सभा होने वाली थी, ऐसी सभा की तैयारी डॉक्टर हेडगेवार जी ने उस समय अपने समय भी कराई। सब प्रकार की तैयारी करवा के डॉक्टर साहब चले गए, वो सभा ना होने पाए, इसलिए विघ्न संतोषियों ने उसमें विघ्न पैदा कर दिया, और अंततः सभा समाप्त हो गई, जहां पर हजारों हजार लोग उस सभा में एकत्रित हुए थे। थोड़े ही समय में वहां पर जूते और चप्पलों के ढेर पड़े हुए थे। बाद में डॉक्टर हेडगेवार आए तो सभा में अलग अलग लोगों से वो मिलने के लिए गए। जो सभा को आयोजन करने वाले लोग थे उनसे भी बातचीत करने के लिए गए, बहुत सारे वॉलंटियर थे उनसे बात करने के लिए गए। जो सभा में आए उपस्थित लोग थे, क्यों हो क्या गया था, सभा फेल क्यों हो गई, भगदड़ क्यों मच गई, क्यों तुमने इस प्रयास क्यों नहीं किया। सामान्यतः बोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने कहा, क्या करें डॉक्टर साहब, हम अकेले थे, हम क्या कर सकते थे। तो यह अकेलेपन की जोंक इसने अपने हिंदू समाज को पकड़ के रखा था, और इसीलिए यह अकेलेपन की जोंक को हटाकर समाज में एक सामूहिक शक्ति का निर्माण हो, इसलिए संघ शाखा में होने वाले
छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से आने वाले संघ के स्वयंसेवक के मन में बहुत अच्छे संस्कार ऐसे खड़े होते हैं। और इसीलिए हम संघ की शाखा में कोई कलाकार बनाना नहीं चाहते। अभी गीत हुआ यहाँ पर, गीत गाने वाला कोई बहुत बड़ा गीत के कंपटीशन में जाकर गीत का कोई अवार्ड जीतने वाला है, ऐसा है क्या? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर दंड चलाने वाले कोई बहुत लाठी का पराक्रम करके कुछ करने वाले हैं क्या? कोई नृत्य का प्रदर्शन करने वाले के कंपटीशन अवार्ड में लेकर कंपटीशन जीतने वाले हैं क्या? तो सामान्यतः उत्तर नहीं आएगा। परंतु ये सब करते करते भी इनके मन में एक संस्कार खड़ा होता है, वो देश के प्रति कुछ करने का संस्कार खड़ा होता है। और इसलिए समाज कैसा होना चाहिए? तो समाज अनुशासन से युक्त होना चाहिए। इसलिए हमारे संघ की शाखा में हमने अभी देखा कि वो छोटा सा एक समता का कार्यक्रम किया, जिसको हम परेड कहते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलो। वो उन्होंने पीछे से उस श्लोक को भी बोलकर बताने का प्रयत्न किया कि इससे भाव कौन सा जगता है। तो कहा साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, साथ साथ रहो। तो कुल मिलाकर साथ साथ रहने से ऐसा एक संभाव सबके मन में जागृत होता है। ऐसे हमारे शाखा के छोटे छोटे खेल हैं। उन खेलों के माध्यम से भी उसके मन में वीरता का भाव, पराक्रम का भाव, विजुगिषी वृत्ति का भाव, ये उसके मन में जागृत होता है। और ये अपने मन में एक बड़ी बात बनती है कि मेरे को अपना सब कुछ देश के लिए अर्पित करना। वो संघ के छोटे छोटे गीत, संघ की शाखा में होने वाले वो सुभाषित, वो मन में इस प्रकार का संस्कार देते हैं। वो गीत गाता है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और इसलिए जब देश पर देने की बात आती है तो वो स्वयंसेवक वहां पर आगे खड़ा होता है। और इसलिए जो मैं की तरफ बढ़ता हुआ समाज है, ये मैं से और हम वयम की तरफ बढ़ते हैं। और इसलिए संघ की शाखा में जाने वाला स्वयंसेवक कार्यकर्ता बनता है और धीरे 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 वो अहम से वयम की यात्रा की तरफ बढ़ता है। और जब वो वयम की यात्रा की तरफ बढ़ता है तो ये मेरा देश है, ये मेरा समाज है और मुझे इसके लिए कुछ करना है। इसलिए अपना घर का खाकर समाज के लिए करने का भाव ये संघ की शाखा में खड़ा होता है। वो हम संघ की शाखा में श्लोक बोलते हैं, वो श्लोक यही भाव दर्शित करता है, तजेद एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम तजेद ग्रामम जनपदस्यार्थे राष्ट्रार्थे सर्वम तजेद। कि कुल की भलाई है और मेरे को उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है, कुल की भलाई के लिए मुझे कुछ अगर उसका हर्जाना करना पड़ रहा है तो मुझे वो स्वीकार करना चाहिए। ग्राम की भलाई के लिए कुल को बलिदान देना चाहिए, जनपद की भलाई के लिए गांव को बलिदान देना चाहिए और राष्ट्र की भलाई के लिए सर्वस्व बलिदान करने का भाव ये अपने संघ के स्वयंसेवकों के मन में जागृत होता है। और इसलिए इस प्रकार से संघ के स्वयंसेवक के मन में एक विजय का भाव, एक विजुगिषी वृत्ति का भाव, एक पौरुष का भाव, ये मेरा समाज है इसके लिए कुछ करने का भाव, ये संघ की शाखा में रोज प्रतिदिन के आते आते उसके मन में इस प्रकार का संस्कार ये जागृत होता है। उसके मन में एक हिम्मत, हौसला खड़ा होता है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं एक विराट समाज का एक अंग हूं। और इसीलिए इस भाव के चलते जब वो आगे बढ़ता है तो समाज के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने का भाव ये भी उसके मन में जागृत होता है। कुल मिलाकर हमारे संघ के बारे में अगर विचार करें तो संघ कर क्या रहा है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुल मिलाकर अपने समाज की आत्मविस्मृत जो समाज है, उस आत्मविस्मृत समाज को उस आत्मविस्मृति से दूर करने के प्रयत्न में लगा हुआ। जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति का आभास नहीं था और अपने हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए, ऐसे समय में जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों को जगाने का काम किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने इस हिंदू समाज को जगाने का जामवंती कार्य पिछले लगभग 10 दशक से कर रहा है। और इसलिए जो वो संस्कार उसके मन में अंकित होते हैं,
उस शाखा में जाते जाते ये देश मेरा, ये समाज मेरा, ये इस प्रकार का भाव जागृत होता है। वो संघ की शाखा में हम प्रार्थना में कहते हैं पतत एषः कायो नमस्ते नमस्ते। प्रतिदिन लाखों लाख स्वयंसेवक इस भगवा ध्वज के समक्ष सीने पर हाथ रखकर इस प्रार्थना की पंक्ति का रोज सस्वर उद्घोष करते हैं, पतत एषः कायो नमस्ते नमस्ते। ये भारत माता के लिए मेरा शरीर अर्पित हो, ऐसा ये भाव उसके मन में जागृत होता है। और इसीलिए जब इस भाव का वो जागरण होता है तब समाज काम के लिए, वो करने के लिए आगे आता है, वो बढ़ता है। और इसी नाते जब हम देखते हैं समय समय पर हर काल परिस्थिति में स्वयंसेवक आकर खड़ा होता है। पाकिस्तान का हमला हो गया, हमारी तैयारी नहीं थी और पाकिस्तान बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। ऐसे समय में सीमा पर बलिदान हुए स्वयंसेवकों की घटना हम सबने सुनी होगी। सीमा पर गांव खाली कर दिए गए, परंतु कुछ स्वयंसेवक वहां रुके थे और वहां सेना के अधिकारी को बता के रखा था कि हम लोग 20-25 जवान यहाँ पर रुके हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताना। गांव खाली हो गया था, पर गांव में स्वयंसेवक अपने वहां पर सुरक्षा के नाते, सेना की मदद के नाते खड़े थे। और स्थिति ये हुई कि हमारे पास गोला बारूद एमुनेशन कम था। वो गोला बारूद एमुनेशन जब भेजा, वो हवाई जहाज से भेजा, पैराशूट से नीचे फेंका गया, परंतु वो गिरा तो पाकिस्तान की सीमा पर जाकर अंदर गिरा। यहाँ पर फौज भी कम है, वहां से एमुनेशन भी लाना है। कमांडर चिंता में पड़ गया कि आएंगे कैसा सामान। तब किसी उनके सहायक ने बताया कि यहाँ पर शाखा के कुछ स्वयंसेवक हैं, आप कहें तो मैं उनको बताता हूँ। और अंततः ये तय हुआ कि कुछ स्वयंसेवक वहां पर जाएंगे और लेकर वहां से सारा एमुनेशन लेकर आएंगे। गहरी रात में अपने कुछ चुने हुए स्वयंसेवक क्रोलिंग करते हुए, जो सेना की भाषा में जिसको हम कोहनियों से रगड़ते हुए झुककर चलने का बात कहते हैं, उसको क्रोलिंग कहते हैं। ऐसा क्रोलिंग करते करते वहां पर जाते हैं, वहां का सारा एमुनेशन इकट्ठा करते हैं, सारा लेकर क्रोलिंग करते हुए वापस आते हैं। इस सब घटना में चलते हुए हमारे कुछ स्वयंसेवक को गोली लगती है और वो बलिदान हो गए। बाद में पूजनीय गुरुजी का जब वहां पर प्रवास हुआ है तो वो सेना के कमांडर वहां पर आते हैं, अपना हेड उतार कर सैल्यूट करते हैं कि आप स्वयंसेवकों को क्या सिखाते हैं। हम तो सेना में सैनिक को देशभक्ति का पाठ भी सिखाते हैं और इसको काम करने के लिए पैसा भी देते हैं, आप स्वयंसेवकों को क्या सिखाते हैं। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, हम शाखा में केवल कबड्डी खिलाते हैं। ऐसा कबड्डी खिलाते खिलाते देश के लिए अपना हुतात्मा हो जाने का भाव ऐसा स्वयंसेवक दिखाता है। ऐसी एक घटना नहीं, हर काल परिस्थिति में जहां पर भी आवश्यकता होती है, अपना स्वयंसेवक अपना सर्वस्व बलिदान करके देश समाज के हित में अपना उत्सर्ग करते हुए खड़ा होता हुआ हमको देखता। जब जब आवश्यकता हुई वो स्वयंसेवक हमने देखा, वो खड़ा हो गया। वो लातूर में भूकंप आया, ऐसे भूकंप में 26 जनवरी की तारीख थी जब भूकंप आया। उस भूकंप के समय अपने सब देश भर में तय किया था संघ ने कि 26 जनवरी को सारे विद्यालयों में सभी स्थानों पर भारत माता पूजन का कार्यक्रम करेंगे। सुबह सुबह कार्यक्रम चल रहा था, विद्यालय में कार्यक्रम चल रहा था। वहां हमारे जिला संघचालक वो वहां पर मुख्य अतिथि थे, वहां उनका उद्बोधन होने वाला था। उसी समय पर और वहां पर भूकंप आता। भूकंप आया तो क्या स्थिति हुई हम सबके ध्यान में है। अधिकांश लोग सो रहे थे तो वो घरों में दब गए। वो दब कर वहां पर अधिकांश उनकी स्थितियां खराब हो गई। स्वयंसेवक जो बाहर थे सारे सेवा कार्य में लग गए। जिला संघचालक जी जो मंच पर थे, मंच से सीधे उतरकर वो सेवा के कार्य में लग गए। इसी बीच दौड़ते भागते हुए किसी ने खबर की आपका भी घर गिर गया है और आपके घर में आपकी बिटिया भी आपके घर में दबी पड़ी है। उन्होंने कहा घर का काम तो हो जाएगा, यहाँ तो स्कूल में बच्चे दबे पड़े हैं, इनको निकालने का काम करना है, ये भी मेरे बच्चे हैं। ऐसा वो दिन भर उसी काम में लगे रहे। शाम को जब लौटते हैं तब ध्यान में आता है कि बच्ची जो दबी थी वो निकल नहीं सकी और उसका वहीं पर प्राणांत होता है। ये कोरोना का काल भी चला तब ध्यान में क्या आया, सारे रिश्ते नाते जो है ये उजागर हो गए। लोगों ने कहा कि हमारे घर में इस लाश को भी लेकर नहीं आना। मैं तो ऐसे लोगों के नाम भी जानता हूं जिन्होंने कहा कि भाई साहब
ये पैसा ले लो, कैसा भी करो, ये लाश हमारे घर में नहीं आना चाहिए, इसको यहीं से विदा कर दो। अपने भोपाल में, ग्वालियर में, विदिशा में, अपने प्रांत मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों पर जब ये स्थिति ध्यान में आई तो अपना स्वयंसेवक आकर खड़ा हो गया। भोपाल में मैं स्वयं श्मशान घाट पे गया तो हमारे विस्तारक जो है, नौजवान विस्तारक, वहां पर अपना टेंट लगाकर दिन और रात श्मशान भूमि में वहां पर खड़ा रहता। और मैंने भी वहां पर देखा कि वो पूरा किट पहनकर इस भरी दोपहरी में, गर्मी में, तपती धूप में अपने स्वयंसेवक वहां पर दिन रात खड़े रहकर शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए वहां पर खड़े रहे। भय का तो वातावरण ऐसा था कि मृत्यु हो गई, अंत्येष्टि की हड्डियां इकट्ठा करने, अस्थि का संचय करने भी लोग नहीं आए। उन अस्थियों का संचय करने का काम भी स्वयंसेवकों ने किया और उन अस्थियों का फिर नर्मदापुर में जाकर अभिषेक कर उनका सबका तर्पण का काम भी 200 से ज्यादा ऐसी अस्थियों का संचय, 200 लोगों की अस्थियों का संचय करना, उसको ले जाकर उनका सारा विधि विधान से लोगों ने इतनी बस हिम्मत कर ली कि हमको वीडियो कॉल में जरा दिखा देना कि हमारे दादाजी की, माताजी की अस्थियां ये नर्मदा जी में चली गई है। स्वयंसेवक पर खड़ा रहा, स्वयंसेवक डटा रहा, स्वयंसेवक ये सब कोरोना के काल में बलिदान होने की आवश्यकता हुई तो वो बलिदान भी हो गया, परंतु ये समाज मेरा है, ये समाज मेरा है, इस प्रकार का मनोभाव उसके मन में इतना गहरा था कि वो इस काम के लिए अपने आप को लेकर चलता। और इसलिए इन 95-97 वर्षों में कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में विचार करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2 मुद्दों पर आग्रह के साथ काम करने के लिए लगा हुआ था। वो 2 मुद्दे थे। एक हमारी पहचान का मुद्दा था। वो हमारी पहचान क्या थी? हमारी पहचान अपने देश की धरती की पहचान, वो पहचान हमारी हिंदुत्व की पहचान थी। ये हिंदू का भाव, ये हमारा भाव है, ये धरती से जुड़ा हुआ भाव, ये हिंदुत्व का भाव, ये हमारा सनातन भाव है। ये हिंदुत्व का भाव लोप हो गया। विदेशी आक्रांताओं ने इस भाव के प्रति हमारे मन में एक छोटापन भी खड़ा किया और इसलिए लोगों ने कहना शुरू किया कि हमको गधा कह लो पर हिंदू मत कहो। ऐसा हिंदुत्व के प्रति एक गौरव का भाव खड़ा करने का प्रयत्न किया और इसलिए हिंदुत्व की बात जब हम करते हैं तो ये हिंदुत्व को तरह तरह से बदनाम करने का, छोटा करने का और भी प्रयत्न सारा एक बहुत बड़ा वर्ग भी करता है। और इसलिए कुल मिलाकर हिंदुत्व यानी क्या है? तो हिंदुत्व यानी ये धरती का विचार। वो विचार कैसा विचार है? तो हमारा विचार ये दुनिया के कल्याण का विचार है। और इसलिए हिंदुत्व यानी क्या है? तो हिंदुत्व यानी सभी दुनिया के कल्याण का विचार करने वाला विचार, यानी वो हिंदुत्व का विचार। और इसलिए हमारे यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने क्या कहा? हमारे पूर्वजों ने कहा, अयम में निज परोवेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुंबकम। आप कल्पना करो कि हमारे यहाँ के ऋषि महर्षियों ने हजारों हजार साल पहले ये दुनिया को किस नजर से देखा है। तो हमारे हजारों हजार साल पहले हमारे ऋषि महर्षियों ने इस दुनिया को देखने का भाव क्या था? वो हमारा दुनिया को देखने का भाव कुटुंब का भाव। ये सारी दुनिया हमारे लिए कुटुंब है और इसलिए हमने कुटुंब को देखते हुए कुटुंब के बारे में विचार किया और कुटुंब के कल्याण का विचार किया। इसलिए हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमने किसी को छोड़ा नहीं है। उसमें जीव जंतु चराचर चर और अचर सारे जो हैं, हमने सबके कल्याण की बात की। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सबके निरामय रहने की कल्पना की है। सबके कल्याण की कल्पना करने वाला विचार वो कौन सा विचार है? तो वो विचार भारत का विचार। दुनिया के बाकी विचारों के बारे में विचार करेंगे तो उन्होंने दुनिया को 2 हिस्सों में बांटा। ये मेरा और तेरा की बात करने वाले, ये कॉलोनाइजिंग की बात करने वाले, ये दुनिया के बाहर के लोग हैं। इन्होंने दुनिया को कॉलोनी बनाया और इन्होंने दुनिया को 2 हिस्सों में बांटा। एक जो हिस्सा उनको, एक बिलीवर और एक नॉन बिलीवर।
पर हमारे भारत ने सबके कल्याण की कामना की और इसलिए ऐसा विचार, ये हिंदुत्व का विचार, ये दुनिया को अगर बचाना है तो ये हिंदुत्व के विचार को बचाना पड़ेगा और हिंदुत्व के विचार को बचाना है तो भारत को बचाना पड़ेगा। और इसलिए विचार जो है वो केवल शब्दों में नहीं रहता, तो विचार के पीछे एक शक्ति भी चाहिए। तो हम गीत गाते हैं कि जग नहीं सुनता कभी निर्बल जनों का शांत प्रवचन, जिसके हाथ में ताकत है उसी की बात सुनी जाएगी। और इसलिए ऐसा हिंदू समाज के शक्ति संचय का काम ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। कभी कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हम आप सब एक संस्था या संगठन जैसा भी मान बैठते हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये कोई संस्था नहीं, ये कोई संगठन नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज परिवर्तन का एक महाआंदोलन है। और इसलिए इन 95-97 वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक समाज जागरण का उत्तरोत्तर कार्य करने का प्रयत्न कर रहा है। जो भारत का विचार वो हिंदुत्व का विचार, और दूसरा विचार जो संघ का है समाज का जन जन, ये देशभक्ति से युक्त होना चाहिए। संघ का स्पष्ट मानना है कि कोई राज सत्ता ये देश का परिवर्तन नहीं कर सकती। पूज्य सरसंघ चालक जी, अपने भागवत जी बार बार इस बात को कहते हैं कि देश का अगर बदलना है तो देश के जन जन को देशात्म बोध के साथ खड़ा होना पड़ेगा। वो कहते हैं कि देश को बदलने के लिए कोई नेता, नीति, नारा, पार्टी, विचार, अवतार, महापुरुष, संगठन ये देश नहीं बदल सकते। देश को बदलना है तो देश का जन जन ये देशात्म बोध के साथ खड़ा होना चाहिए। और इसलिए देश का जन जन देशात्म बोध के साथ जब तक खड़ा नहीं होगा तब तक ये देश खड़ा नहीं हो सकता। और इसलिए समाज परिवर्तन के इस महाआंदोलन में केवल संघ के स्वयंसेवक नहीं, समाज की सज्जन शक्ति को भी इस काम में लगने की आवश्यकता है। कितने वर्षों में संघ के काम का परिणाम यह हुआ है कि समाज में आज संघ के लिए एक अनुकूलता बनी। संघ का काम अच्छा काम है ऐसा लोगों ने मानना भी स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे संघ एक अपने कुल मिलाकर विचार करें तो संघ के प्रारंभ से लेकर जो भी कोई काम शुरू होता है तो 3-4 चरण जो रहते हैं, वो उपहास होता है। जब कोई काम शुरू होता है तो उसका उपहास होता है, उपहास के बाद उसका विरोध होता है, विरोध के बाद उसका दमन करने का प्रयत्न होता है। ऐसा उपहास, विरोध, दमन सब प्रकार से आज अगर हम बात करेंगे तो ध्यान में आता है कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए एक जबरदस्त अनुकूलता का वातावरण है। समाज अपने काम को स्वीकार करने की दिशा में है। जगह जगह संघ को लेकर संघ की प्रशंसा करने वाले लोग मिलते हैं। परंतु मेरा एक निवेदन ऐसा है कि केवल संघ की प्रशंसा करने से काम नहीं बनने वाला। तो माता भगवती सीता का हरण हुआ और सीता माता की खोज के लिए विभीषण वहां पर, हनुमान जी वहां पर लंका में पहुंचते हैं और लंका में जाकर जगह जगह वो खोजने का प्रयत्न करते हैं। इसी बीच में उनको वहां पर राम नाम का स्वर सुनाई पड़ता है। हम सबको घटना मालूम है। वो उस राम नाम के स्वर की पीछे पड़ते हैं और अंत में विभीषण के पास जाकर पहुंचते हैं। जब विभीषण के पास जाकर पहुंचते हैं, देखते हैं, समझते हैं, जान लेते हैं कि जरा आदमी पक्का है, तो फिर पास में जाते हैं। और पास में जाकर जब विभीषण का परिचय होता है तो विभीषण तो और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, विभीषण गदगद हो जाते हैं। विभीषण कहते हैं मेरा भाग्य खुल गया, मेरा जीवन ये धन्य हो गया। आज साक्षात मैंने राम भक्त हनुमान के दर्शन किए, मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन की धन्यता और मैं अपने आप का अनुभव कर रहा हूं। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारा जीवन बिल्कुल धन्य नहीं होने वाला है। तुम्हारा जीवन तब धन्य होगा जब तुम साक्षात राम जी के काज में लगोगे। केवल हनुमान जी का बहुत बखान करने से काम नहीं बनने वाला है, तुमको प्रत्यक्ष राम जी के काज में लगना पड़ेगा। तब विभीषण वहां से छोड़कर राम जी के पाले में आकर खड़े हुए, राम जी के साथ में लगे, तब राम की भी विजय हुई। और इसलिए संघ का काम बहुत अच्छा है भाई साहब। आप लोग तो त्यागी, तपस्वी, बलिदानी, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। केवल इससे काम नहीं चलने वाला है, तो प्रत्यक्ष हमने संघ के काम में अपना समय लगाने की आवश्यकता। हमने सबने संघ के काम में कुछ ना कुछ अपना रोल ये निश्चित करने की आवश्यकता है।
जी ने बोलते बोलते गिलहरी का भी उदाहरण किया। वो गिलहरी का उदाहरण, हम में से सबने उस गिलहरी का उदाहरण अपने आप को बनने का, इस दिशा पर आगे बढ़ना। और इसलिए वास्तव में कुल मिलाकर अपने देश के बारे में विचार करेंगे तो देश को अगर बनाना है तो समाज बनाना है। केवल संगठन को बड़ा करने से भी काम नहीं चलने वाला है। तो हमारे समाज के बारे में जब हम विचार करते हैं तो समाज के बारे में विचार करते समय हमारा समाज कैसा है, विभिन्न विषयों पर हमने कुल मिलाकर अपने समाज का प्रबोधन और हमने इस विषय पर जागरण का प्रयत्न करना चाहिए। देश की स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी अपने देश के प्रधानमंत्री को दिल्ली की प्राचीर से खड़े होकर स्वच्छता के लिए हमको याद दिलानी पड़ती है। ये हमारे लिए कौन सी बात है? ये क्या हमारे लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री जी खड़े होकर देश के बारे में कहते हैं कि जरा स्वच्छ भारत के लिए हमको प्रयत्न करना। क्षमा करना, कुत्ता भी बैठता है, कुत्ते को भी अगर आपने बैठते हुए देखा होगा, कुत्ता भी पूंछ से अपनी जमीन साफ करता है। और हम और आप क्या कर रहे? अपने देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है कि भैया स्वच्छता मिशन में काम करो, स्वच्छता के लिए काम करो, परंतु परिणाम कैसा है? मैं छतरपुर जा रहा था, ट्रेन में यात्रा में मैं बैठा था। छतरपुर में दिन की गाड़ी है, हम बैठे अपना, हमारी लोअर सीट थी, लोअर सीट में सामने एक बिटिया बैठी। वो लोग भी छतरपुर जा रहे थे, मैं भी छतरपुर ही जा रहा था। ट्रेन में हम बैठे थे, उनके पिताजी और वो बिटिया थी। पिताजी साइड लोअर पे थे, बच्ची मेरे सामने, मैं भी लोअर सीट पर, वो भी लोअर सीट पर। अचानक उन्होंने चाय बुलाई। चाय आने के बाद पिता ने भी चाय पी, बिटिया ने भी चाय पी। पिताजी ने चाय जल्दी पी ली। चाय पीने के बाद उन्होंने कप जो है सीधे अपने नीचे डाल दिया। बिटिया ने चाय पी। बिटिया ने चाय पीने के बाद मेरी तरफ देखा, कहा अंकल जी यहाँ कोई डस्टबिन होगा क्या? मैं कुछ बोलता इसके पहले उसके पिताजी बोले हैं नीचे डाल दे। उसे कहाँ देख, उसे कहाँ बात कर रहे, नीचे डाल दे नीचे। मैंने कहा भैया डस्टबिन वहाँ बाहर है। अरे कहाँ है का डस्टबिन? अरे हमने टिकट दी है, फेंकवे आए वो तो कचरा ले जाए, कहे यहीं फेंको। हमने कहा भैया प्रधानमंत्री बोल बोल के हैरान हो गए, आप नहीं सुधरवे वाले, आओ तो सुधरवे की क्या बात है। अब ऐसा अगर रहा तो, परंतु यही दूसरा एक उदाहरण है। समाज में अगर जागरण होता है तो कैसा उसका परिणाम होता है, उसका उदाहरण भी मैं आपको बताता हूँ। इंदौर महानगर हमारे ही मध्य प्रदेश का एक महानगर है। इंदौर महानगर में स्वच्छता का वातावरण कैसे बना? केवल सरकार के भरोसे होगा क्या? तो केवल सरकार के भरोसे नहीं होगा। दिल्ली से आए हुए एक अतिथि ने अपने कार्यकर्ता को बताया कि भैया हमको समझ में आ गया इंदौर क्यों नंबर 1 मारता है हर बार। वो दिल्ली से आए, इंदौर एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने वहां पर कैब की, कैब में बैठे, कैब में चल पड़ी। कैब चली, थोड़े ही आगे चली थी कि अचानक उनके हाथ में रखी हुई पानी की बोतल जो थी, उन्होंने पानी पिया। पानी जैसे ही खत्म हुआ उन्होंने कांच नीचे किया और कांच में से और बोतल बाहर फेंक दी। बोतल बाहर फेंकना था कि गाड़ी ऐसी चरचरा के रुकी जैसे सामने कोई आ गया हो। चाहे ऐसे ब्रेक मारा, गाड़ी रुकी। ड्राइवर ने कहा साहब आपने बाहर क्यों फेंका? हमने गाड़ी में और डस्टबिन बना के रखा है। ये सॉरी, ये दिल्ली नहीं है, आपको जरा बुरा लगेगा, आप उतरिए, उसको उठाइए और मेरे यहाँ पर डस्टबिन में डालिए। तो वो दिल्ली से आए हुए मेहमान जो है उनको अकड़ ठिकाने आ गई कि अरे ये क्या हो रहा है। वो उतरे, वहां से उन्होंने बोतल उठाई, डस्टबिन में अपने गाड़ी में डाली। वापस आकर अपने कार्यकर्ता को कहा हमको समझ में आ गया कि इंदौर नंबर 1 क्यों मारता है। अब ये स्वच्छता समाज का विषय बन गया। एक टैक्सी चालक भी स्वच्छता के लिए काम करने वाला वो व्यक्ति बनकर खड़ा हो गया। मेरा शहर कैसा होना चाहिए? और इसीलिए हमने इस प्रकार के जो जिसको हम सिविक सेंस कहते हैं, जिसको नागरिक अनुशासन कहते हैं, ऐसे नागरिक अनुशासन में मैं नागरिक होने के नाते मेरा क्या कर्तव्य मैंने निभाया। देखिए गालियां देना और आरोप लगाने के लिए हम नंबर 1 हैं। और दूसरी एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वो समस्या ये है कि हम सब लोगों को ठेकेदारी देने की आदत लग गई। पहले हम अपनी सारी ठेकेदारी राजाओं को देते थे, राजा महाराजा थे, उनको हमने राजा महाराजा हैं, यही हमारी सब प्रजा का भला करने वाले। कालांतर में कुल मिलाकर और लोग तंत्र खड़ा
था लोकतंत्र में, हम आप नेता को 5 साल के लिए ठेका दे देते। वो नेता हमने उसको 5 साल में एक बार वोट दे दिया और वोट देने के बाद हम कहते हैं भैया हमारे यहाँ की नाली, हमारे यहाँ का लाइट, हमारे यहाँ की बिजली, हमारे यहाँ की सफाई, जो कुछ करना है वो तुमको ही करना है। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो जावे कि हम संघ की और ठेकेदारी बदल देवे। और इसलिए आजकल ये भी एक विषय ध्यान में आता है, कहीं आदमी सफल नहीं होता है तो फिर हमारे विभाग संघ चालक जी के पास आता है, अरे भाई साहब आप ही कर सकते हो, आप एक बार करिए। और कुल मिलाकर घूम फिरकर हमारे पास आ जाता है, भाई साहब सब जगह देख लिया, अब आप ठीक करिए। और इसलिए कभी कभी मोहन जी बताते हैं कि कई बार हमारे पास आते हैं लोग, कहते हैं भैया मोदी जी को कुछ बोलना और करना है तो आप ही बोल सकते हो। तो ऐसे में काम नहीं बनने वाला है। इसीलिए कुल मिलाकर हमारा गली मोहल्ला, हमारे बस्ती, हमारा वार्ड, यहाँ पर हमने एक सजग जागरूक नागरिक की भूमिका ये मेरी बन रही कि नहीं। इसलिए हमारे बस्ती मोहल्ले का मंदिर ये कैसा है, इस पर हम अपने बस्ती मोहल्ले के लोग चिंतन करते हैं। बस्ती मोहल्ले का मंदिर ये समाज जागृति का एक केंद्र बना है कि नहीं बना है, इसके बारे में हम विचार करते हैं क्या। हमारे बस्ती मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट जलती रहती है, ये हमारे लिए सोचने का, जानने का, चिंता का विषय बनता है क्या। हमारे बस्ती मोहल्ले में सरकारी पानी का नल बहता हुआ दिखता है, ये हमारे लिए चिंता का विषय बनता है क्या। ऐसा ये जिसको हम नागरिक अनुशासन कहते हैं, ऐसा सिविक सेंस इस विषय पर हमने कुछ काम करने के बारे में ये विचार करने की आवश्यकता। ऐसे छोटे छोटे कामों के बारे में हमने अपने समाज में काम करने का एक विचार करना, अपने बस्ती मोहल्ले में लोगों को इस विषय पर सक्रिय कर कुछ काम करने के बारे में विचार करने की आवश्यकता हमारे समाज की है। और इसलिए समाज जब इस विषय को लेकर खड़ा होगा, जागरूक होगा, तब कुल मिलाकर जैसा हम अपना भारत बनाना चाहते हैं, ऐसा भारत बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और इसी नाते हमने कहा कि आने वाले समय में हमने एक निर्दोष भारत खड़ा किया, एक दोष मुक्त भारत खड़ा किया। विभिन्न प्रकार की जो बातें हैं, ऐसी बातें जो समाज में एक सामाजिक दोष है, इन दोषों को दूर करने के निमित्त समाज ने आगे आकर काम करने की तैयारी करनी पड़ेगी। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वहाँ के कार्यकर्ता, हमारे विभिन्न संगठन में काम करने वाले लोग और आप जैसे समाज के सुधी सज्जन प्रबुद्ध माताएं बहनें, हम सबने इस विषय पर कुछ न कुछ काम करना, इस प्रकार का मनोभाव हम सबने जागृत कर कुल मिलाकर स्वामी विवेकानंद के स्वप्न को, जो उन्होंने कभी अपने उद्बोधन में कहा कि मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं, मैं कोई भविष्य के बारे में रुचि भी नहीं रखता हूँ, परंतु मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि ये भारत माता, जगत माता अपने जगत सिंहासन पर आरूढ़ होकर अपने अभय करों से सारी दुनिया का मार्गदर्शन कर, ये ऐसा भारत हमको बना। और इसलिए संघ के साथ सारा समाज इस विषय पर लगकर खड़ा हो जाए। अपने गली मोहल्ले बस्ती में एक सजग समाज, एक जागरूक समाज, एक समाज में एक समृद्ध समाज खड़ा करने की दिशा में हमने प्रयत्न करना। ऐसे प्रयत्न करते हुए ऐसा भारत आने वाले समय में दुनिया का नेतृत्व करता हुआ भारत, एक समरस भारत, एक समृद्ध भारत, ऐसा एक निर्दोष भारत बनाने की दिशा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगा है। आप सब भी इस काम में अपना सहयोग देते हुए ऐसा भारत, जिस भारत को भाव को लेकर स्वयंसेवक चलकर काम कर रहा है, वो भाव कैसा, तो वो पंक्तियां, कुछ पंक्ति, 4 पंक्तियां कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। तो स्वयंसेवक किस भाव से लगा है कि शुद्ध हृदय की प्याली में विश्वास दीप निष्कंप जलाकर कोटि कोटि चरण बढ़े जा रहे, तिल तिल अस्तित्व गला गला कर, जब तक काम न पूरा होगा इन पदों की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को झुके बिना न रहेगी। इस प्रकार का एक श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में हम सब कटिबद्ध हों, संकल्पित हों। इस दिशा में आप सबका सहभाग संघ के काम के लिए मिले, ऐसे अपनी बातों का निवेदन करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।